हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन प्रूव करके बताई थी। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन किया था। आज थर्ड इक्वेशन मैंने आपको बोला था कि आगे करना, तो एक बार मैं वो थर्ड इक्वेशन भी करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकंड अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कुछ यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला मैं एक्सेलरेशन का यूज करूंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर dv अपॉन में dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। dv की अगर मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसा है कि a से मुझे जाना है c। ठीक है, लेकिन मैं कहां जा रहा हूं, a से पहले b जा रहा हूं और फिर b से c जा रहा हूं। वही यहाँ पर हमने किया है dv अपॉन में dx, फिर dx अपॉन में dt। तो ये किसको हम लिख सकते हैं, dv अपॉन में dt की जगह पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज dv अपॉन में dt बराबर होता है dv अपॉन में dx एंड dx अपॉन में dt। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ dx अपॉन में dt की, तो dx अपॉन में dt क्या है, तो a इज इक्वल टू dv अपॉन में dx अपॉन में dt को मैं क्या बोलता हूँ, वेलोसिटी। क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वेलोसिटी। dx को मैं इधर भेज देता हूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, तो मैं dx को यहाँ से उठा के कहाँ भेज दूंगा, इधर। तो ये हो गया a dx इज इक्वल टू v dv। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन करने के लिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। देखना ध्यान से, मैं आगे इसको रफ कर देता हूँ। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन क्या, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी हमें लिमिट भी लगानी पड़ेगी। अब लिमिट क्या होगी, तो देखो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन हमें करना है एक्सेलरेशन का। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है। x में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या लिमिट हम लगाएंगे x में। तो हमारी लिमिट जो रहती है x में, वो रहती है x 0 से x तक। ठीक है, कहाँ से, x 0 से x तक। v की बात करूं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या रहती है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u से फाइनल वेलोसिटी मतलब v तक। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की यूनिट दे दी x 0 से x तक और वेलोसिटी की जो लिमिट थी वो दे दी u से लेकर v तक। अब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले x 0 x, a क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर कभी भी हम कांस्टेंट को प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक है, हम जितना ज्यादा एलिमिनेट कर सकेंगे उतना ज्यादा एलिमिनेट करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, बचा क्या यहाँ पे 1 और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। इज इक्वल टू यहाँ पर तो v है, v का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर v का इंटीग्रेशन करता हूँ v के ही रिस्पेक्ट में। तो देखो v का इंटीग्रेशन होगा, v की पावर क्या है, 1 है, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। ये मैं आपको इंटीग्रेशन करना पहले भी बता चुका हूँ, u और v। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर a तो ऐसा का ऐसा ही, 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, x आएगा, तो इसको मैंने x लिख दिया, x 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, v² अपॉन में 2 और यहाँ पर u और यहाँ पर v। आया समझ में। अब हमें क्या लगाना है, हमारी लिमिट लगाना है। जो लिमिट का फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले x की जगह पर हम अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे हम यहाँ पर? x की जगह पर अपर लिमिट। तो x की जगह पर अपर लिमिट मैंने रखी, क्या है वो? x है, तो x माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो मैं लोअर लिमिट क्या रख देता हूँ? x नॉट, तो यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर आते हैं तो v स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो v की जगह पर पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट, तो क्या है वो? v ही है, तो v स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस v की जगह पर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर u स्क्वायर अपॉन में 2। आया समझ में? हमने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल जो था हमारा, उसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट रखी है और एक बार लोअर लिमिट रखी है। x माइनस एक्स नॉट, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। तो a इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो हाँ लिख सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसी को यहाँ पर कंटिन्यू लिख देता हूँ, a मल्टीप्लाई s, मतलब सिंपली लिख देता हूँ as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 को मैं इधर भेजता हूँ, तो हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि हमारी क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। तो हमने कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर डिराइव कर लिए। हमारा यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने यहाँ पर एंड कर लिया। अब इसी का अगला पार्ट जो है, एक तरीके से हम देख सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो इसका जो अगला पार्ट है वो है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। कि हम वेक्टर क्वांटिटीज और इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो आज मैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। अब अभी तक हमने जो नॉर्मली टॉपिक्स पढ़े हैं, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया है, इंटीग्रेशन बता दिया है। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद हमने जो लॉ थे, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े, जैसे कि मैंने आपको स्पीड बताया था, वेलोसिटी बताया था, डिस्टेंस बताया था, डिस्प्लेसमेंट भी हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद इनके फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब कुछ इक्वेशंस न्यूटन ने बताई थी और उन्हें हमने डिराइव करना सीखा। सबसे पहले हमने सिंपल मेथड से सीखा, उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड का यूज किया और लास्ट में हमने कैलकुलस मेथड से भी इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर एनालिसिस। तो सबसे पहले वेक्टर होता है, वेक्टर एनालिसिस को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश विश्लेषण। मैं टॉपिक डाल देता हूँ यहाँ पर। और वेक्टर एनालिसिस जो लास्ट मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब बताया था, उसमें भी मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी, तो उसी को मैं आज यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर एनालिसिस। तो ये हो गया वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस को हम हिंदी में बोलते हैं सदिश विश्लेषण, ठीक है। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? सदिश विश्लेषण। तो 2 मिनट, हाँ। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सदिश विश्लेषण। विश्लेषण। वेक्टर एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? तो देखो, कभी भी अगर हमें नीड क्या है वेक्टर्स की, तो कभी भी क्या होता है, कुछ भौतिक राशियां जो होती हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, उनको हमें डिफाइन करने के लिए उनकी डायरेक्शंस बताना होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सिंपली समझो कि मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस जो होती है, जब हमें डिस्टेंस कवर करनी होती है तो वहां पर हमें किसी डायरेक्शन की, किसी दिशा की जरूरत नहीं होती। डिस्टेंस में कभी भी दिशा नहीं दी रहती। मैं अगर यहाँ से किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना चाहता हूँ तो वो मुझे ऐसा डिस्टेंस अगर मुझे
कवर करना है तो मुझे ये कंफर्मली पता नहीं हो सकता कि वो किस डिस्टेंस पे, मतलब किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में है या साउथ में। मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट से जाना चाहता हूँ बी पॉइंट पे और उसका रास्ता कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका रास्ता है। तो अगर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली डायरेक्शंस को चेंज करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई एक डायरेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, मुझे ए से बी जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, उसका एक ही डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे डायरेक्शन गिवन रहती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम डिफाइन करते हैं, भौतिक राशियों को जब हम व्यक्त करते हैं, तो उनकी हमें दिशाएं भी बतानी पड़ती हैं और वही हम इन क्वांटिटीज से या फिर इन वेक्टर आदि सदिशों से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, फिर सदिशों के जरिए उनको बताते हैं, ठीक है। दो टाइप की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो अदिश का अर्थ है दिशाहीन या दिशा रहित, मतलब सिंपल स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं, स्केलर इसे हम बोलते हैं अदिश, ठीक है। और वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सदिश। यहाँ पर हम लिख चुके हैं ऊपर। अदिश का मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है वो दिशाहीन है, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो स्पीड हो। इस तरीके की जितनी क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं है, उसे हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे, या फिर हम हिंदी में दिशाहीन या अदिश राशियां भी बोल सकते हैं, ठीक है। वही अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी सारी भौतिक राशियां जिनमें हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, उनमें दिशा भी दी होती है, डायरेक्शन भी दिया होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी इसका एग्जांपल हो जाएगा। जिनमें भी डायरेक्शन दी होती है वो सब इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। थैंक यू।